तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पहला पार्ट ऑफ अल्कोहल्स, दैट्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ ऑस्मोल। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो एसिडिक कैरेक्टर है फिनॉल के केस में वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आज हम कुछ और एग्जांपल्स को लेंगे और उसके बाद हम कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टेक सर्टेन केसेस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर एंड देन मूव टुवर्ड्स द reactions which alcohols and phenols have common. So I have the first example like this. Now अगर आपके पास मान लीजिए ये फिनॉल, ठीक है, और अगर यहां पे आपको हैलोजन है, मान लीजिए फ्लोरो डेरिवेटिव है, हमारे पास क्लोरो डेरिवेटिव है, हमारे पास ब्रोमो डेरिवेटिव है और हमारे पास आयोडो डेरिवेटिव। इसके एसिडिक कैरेक्टर को हम कैसे देखते हैं? ये हमारे पास आयोडो डेरिवेटिव। अब लेट अस सपोज मैं इसको ए रखता हूं, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। अब इनमें से एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका कम होगा? देखिए होता क्या है, अगर आप फ्लोरो एंड क्लोरो डेरिवेटिव्स को लेते हो, फ्लोरो एंड क्लोरो डेरिवेटिव्स में क्या है? पहली बात है, एसिडिक कैरेक्टर जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो हैलोजेंस दिखाते हैं माइनस आई, और माइनस आई का ऑर्डर आपको पता है, इट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और दूसरा ये दिखाते हैं प्लस आर। प्लस आर का भी यही ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखिए दोनों केस में ऑर्डर यही है, यानी जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है उसकी डोनेटिंग एबिलिटी भी ज्यादा है। अब हम ऐसा करते हैं, हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस आई, माइनस आर एंड ऑब्वियसली माइनस एच, एंड इट्स इनवर्स रिलेटेड टू प्लस आर, प्लस आई एंड प्लस एच। अगर हम यहां पे देखेंगे फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में, ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो क्या होना चाहिए? एक तो इसकी विड्रॉइंग एबिलिटी भी है, यानी ये विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरा ये डोनेट भी करता है। फ्लोरीन इट्स अ गुड विड्रॉइंग एज वेल एज गुड डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो होता क्या है, इसको अच्छे से देखो क्योंकि ये थोड़ा इट्स बिट एट व्हाट वी से एज अ टीडीएस। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है तो इसका मतलब यह है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे माइनस आई के हिसाब से, इट शुड हैव बीन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। लेकिन अगर हम प्लस आर की बात करेंगे तो प्लस आर के हिसाब से जो डोनेट करता है, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा डोनेट करता है, तो उसे जितना डोनेशन इफेक्ट ज्यादा होगा उतना कंजुगेट बेस जो है उतनी अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इट शुड हैव बीन द रिवर्स ऑर्डर। सो दे आर एक्चुअली व्हाट वी से अपोजिट विद ईच अदर। अब यहां पे देखा गया है कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है कि ये एसिड जो है वो स्टेबलाइज करता है, यानी ये जो H पॉजिटिव है ये फंस गया और काफी ज्यादा फंस जाता है। यानी फ्लोरो डेरिवेटिव्स आर वीकर एसिड्स इन कंपैरिजन विद फिनॉल। इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो कम हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और उस स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पेरेंट एसिड इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड rather than the conjugate base. When parent acid gets stabilized rather than the conjugate base,
वी से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो इस वजह से यहां पे जो सबस्टिट्यूएंट ऑर्थो होता है, जैसे कि हमने नाइट्रो के केस में भी देखा, लेकिन नाइट्रो के केस में जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, क्योंकि वहां पे आप रेजोनेंस की वजह से ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज देखते हो और उसके बाद वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो फ्लोरीन आपको पता है कि ये सबसे इफेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से यहां पे स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है बहुत ज्यादा। सिमिलर इज द केस विथ व्हाट वी से एज अ क्लोरीन। सिमिलर इज द केस विद द क्लोरीन। यहां पे भी होता है लेकिन एक्सटेंट इससे कम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखा गया है कि देयर इज द फिनोमेना ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट ऑपरेट्स इन केस ऑफ क्लोरीन। देखने को तो बुक्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन पे ही दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों में जब एटम्स आपस में क्लोज आते हैं, ठीक है, वैन डर वाल्स डिस्टेंस से थोड़ा कम अगर होता है, तो उस केस में अगर फेवरेबल डिस्टेंस होती है तो कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ऑपरेट करते हैं। अब यहां पे अगर हम इन दो इफेक्ट्स में देखेंगे तो ज्यादा प्रेडोमिनेंट रहता है माइनस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से बीआर ज्यादा है। अब तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ये जो है बहुत कम होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हम मेजर करते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, कितना है, ठीक है। हम मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन या वेपर जो हमारे पास वेपर डेंसिटी मेथड्स होते हैं या बाकी जितने भी मेथड्स हमारे पास हैं, उससे हम ये पता लगाते हैं कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, कितना है। और ब्रोमीन और आयोडीन के केस में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इनमें नेग्लिजिबल होती है, और नेग्लिजिबल होने की वजह से इनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। और इसका मतलब यह है कि अगर हम इन दो में जो है एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर का वैल्यू जो है ब्रोमीन के केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आयोडीन, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट फॉर द ब्रोमीन इज मोर एज कंपेयर टू व्हाट, आयोडीन। तो जितना डिस्टेंस कम यहां पे है, ये देख लीजिए, जितना आपको डिस्टेंस कम मिलेगा उतना माइनस आई जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, और जितना आप डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज करोगे हैलोजेंस के केस में, उतना जो है माइनस आई डिक्रीज करेगा। तो कहीं केस में फिर ये भी, इसको भी हम इंक्लूड करना, यानी ऑर्थो के केस में अगर हम यहां पे देखेंगे तो दो आइसोमर्स में कंप्लीटली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे कि इसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के केस में अगर हम देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट को हम टेक पार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत डिस्टेंस कम है, तो उसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप जो हैलोजन वाले ग्रुप्स हैं ये डिवेल ग्रुप्स हैं, यानी इनका दोनों बिहेवियर है। कहीं पे माइनस आई इफेक्ट यूज करते हैं, कहीं पे प्लस आर इफेक्ट यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज चैमेलियन ग्रुप्स। तो अब यहां पे पहली केस में हमारे पास ब्रोमीन है, इसका माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोडीन। सो द एसिडिक ऑर्डर इन दिस केस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द ऑर्थो पोजीशंस विल बी दैट इज सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो ए का एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, यानी हमारे पास अगर हम देखेंगे इंक्लूजन हमने किया है इंडक्टिव इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट का, और उसके हिसाब से ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन फॉलोड बाय दीज टू। हालांकि माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द व्हाट वी से एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से यहां पे ये प्रॉब्लम रहती है कि कंजुगेट जो एसिड है, ओरिजिनल एसिड है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है, और उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये है जब हमारे पास ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड हैलो एसिड्स होते हैं, तब उस केस में एसिडिक कैरेक्टर होता है ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। नेक्स्ट इज मेटा डेरिवेटिव हैलो एसिड्स। अगर मेटा पोजीशन पे हैलोजन होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर? लेट अस सपोज ये फिनॉल है, मेटा पोजीशन पे हैलोजन है फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, और ये है हमारे पास आयोडीन। दिस इज ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास है। अब अगर हम इसका एसिडिक कैरेक्टर मेजर करेंगे
ठीक है, अगर हम इसका एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे तो क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर, ये याद रखें, ग्रुप एट मेटा ओनली ऑपरेट्स थ्रू द माइनस आई इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस आई इफेक्ट यूज करना है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट यूज करना, चाहे फिर माइनस हो या प्लस हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेटा पोजीशन पे ये ग्रुप्स है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे ग्रुप्स होने की वजह से इनका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करेगा। माइनस आई मतलब वो विड्राइंग, देयर बी नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विड्राइंग पावर सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय आयोडीन। तो इसका मतलब है फ्लोरो डेरिवेटिव्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू क्लोरो, एज कंपेयर टू ब्रोमो, एज कंपेयर टू आयोडो, बिकॉज जो ग्रुप मेटा पोजीशन पे होता है उसका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू OH या विद रिस्पेक्ट टू एनी ग्रुप, इसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करने का मतलब है विड्रॉइंग एबिलिटी आपको इस ग्रुप की मेजर करनी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो सिंपली होगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, क्योंकि माइनस आई यानी विड्राइंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। समझ आई बात? तो इसका मतलब यह है कि जो ग्रुप मेटा पे होता है उसका सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट मेजर करते हैं, चाहे फिर वो प्लस आई हो या माइनस आई। लेकिन इस केस में ये माइनस आई ग्रुप्स दिखाते हैं। माइनस आई का मतलब है विड्राइंग, विड्राइंग की वजह से इजीली रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, एंड सिंस देयर इज नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, so there will not be the any effect of the hydrogen bonding, and with the result it's measured only through the minus I effect. So the order will be A greater than B greater than C greater than D. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अगर पैरा पे ग्रुप होता है उस केस में क्या होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास पैरा पोजीशन पे ग्रुप है, फ्लोरीन, आयोडीन। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या हो सकता है, देखिए ऑर्डर को अगर हम देखेंगे, माइनस आई ऑर्डर जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां ऑपरेट होगा ही नहीं। लेकिन प्लस आर ऑर्डर जो है दैट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहां पे देख लीजिए क्या होता है, जो ही हम डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो इस इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? जितना आप आगे की तरफ जाने डिस्टेंस को कम करोगे उतना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा। लेकिन पैरा पे आते आते जो है इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इफेक्ट्स। और यह देखा गया है कि अगर आप फ्लोरीन को देखोगे यहां पे डोनेशन इफेक्ट तो सेम रहेगा ना यहां पे बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। अब उसकी वजह से क्या होगा, डोनेशन इफेक्ट तो सेम है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। जो पैरा पे फ्लोरीन होता है, कहते हैं कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है यानी विड्राइंग पावर और डोनेटिंग पावर इक्वलाइज करते हैं, एज इफ देयर इज एन हाइड्रोजन प्लेस्ड। दिस इज एज स्ट्रॉन्गर एज फिनॉल। इसका एसिडिक कैरेक्टर इज नियरली देन दैट ऑफ द फिनॉल, इंडिकेटिंग दैट एज इफ देयर इज एन हाइड्रोजन, नो इफेक्ट हैज बीन फाउंड, इंडिकेटिंग दैट कि यहां पे जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट वो डिक्रीज कर गया। और पैरा पोजीशन पे अगर फ्लोरीन होता है तो इसका प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। समझ आ रही है बात? अब अगर हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, अब देखिए होगा क्या, ठीक है। अब यहां से यहां तक इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी कम था, और यहां से डोनेशन इफेक्ट भी है यानी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी करता है। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो आयोडीन के केस में अगर आप देखोगे जो लोन पेयर है वो हमारे पास 5p ऑर्बिटल में प्लेस्ड है, उसकी वजह से यहां पे उतना ज्यादा इसके साथ कंजुगेट नहीं करेगा।
कंजुगेट ना करने का मतलब है कि इसका प्लस आर इफेक्ट कम, और उसकी प्लस आर इफेक्ट कम होने की वजह से इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्लाइटली डोमिनेट करता है। फिर से मैं बताऊंगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये 5p ऑर्बिटल में प्लेस्ड, 5p ऑर्बिटल का इसके साथ कंपेटेबिलिटी नहीं है 2p के साथ, और उसकी वजह से अगर ये कंपेटेबल नहीं है तो ये जो है प्लस आर इफेक्ट, डोनेशन इफेक्ट बहुत कम है, तो उसकी वजह से स्लाइटली जो है माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर देता। ठीक है, आप इसका अगर आप देखोगे, इसका माइनस आई भी है लेकिन इसका प्लस आर भी थोड़ा ज्यादा है, इसका माइनस आई भी है, इसका प्लस आर भी है, और प्लस आर ठीक ठाक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे आयोडीन जो है इसका डोनेटिंग एबिलिटी बहुत बहुत कम है। समझ आ रही है बात? अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्लस आर भी है, माइनस आर भी है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी है, लेने की टेंडेंसी, लेकिन ये देता भी ज्यादा है ना, ये देता भी ज्यादा है, और यहां पे इस पोजीशन पे ये नलिफाई करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2p, सो बेटर ओवरलैप, बेटर डोनेशन, लेता भी है देता भी है। तो उसकी वजह से अगर हम यहां पे देखेंगे तो आयोडीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन कंपेटेबिलिटी ऑफ द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, और ये जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू द व्हाट वी से फिनॉल होता है इसका एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर जो है इस केस में पैरा पोजीशन पे हमारे पास जो ऑर्डर है, अगर मैं इसको ए रखता हूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो ऑर्डर इज डी जो है, यानी आयोडीन वाले डेरिवेटिव्स अगर पैरा पोजीशन पे होते हैं, दे आर ग्रेटर देन व्हाट वी से सी विच इज ग्रेटर देन डी विच इज ग्रेटर देन ए। द रीजन फॉर दिस इज नॉन कंपेटेबिलिटी, लेसर डोनेशन ऑफ आयोडीन, ड्यू टू विच स्लाइटली अगर हम देखेंगे तो उससे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा नलिफाई नहीं होता है, और उसकी वजह से इसके जो एसिड्स होते हैं उनका पीके वैल्यू कम होता है, और पीके वैल्यू कम होने का मतलब इसका स्ट्रॉन्गर एसिड है, फॉलोड बाय आयोडीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय फ्लोरीन। इज इट क्लियर? सो दिस इज with what we say as an acidic character. Now we have certain reactions to discuss which are common of both alcohols and phenols. The first reaction is esterification reaction. Esterification reaction. Now both we are discussing the reactions which are common both from alcohols as well as phenols. As we are actually discussing the sequence of the text. ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, अगर मेरे पास लेट अस सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने एसिटिक एसिड को लिया, इसको मैं ट्रीट करता हूं किसी भी अल्कोहल से, लेट अस सपोज CH3OH मेथनॉल से, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस, चाहे अल्कोहल रिएक्ट करेगा या फिनॉल रिएक्ट करेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द रिएक्शंस विच आर कॉमन। ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आप क्या करेंगे, कैसे आप इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे? यहां पे जो है एसिड जो है वो एक्ट करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और आप सिंपली ऐसा करते होंगे, यानी यहां से OH और अल्कोहल का H आप निकालते होंगे। समझ आई बात? यहां से आप निकालते होंगे OH और यहां से H यानी वाटर, और उसके बाद आप सिंपली प्रोडक्ट जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 and water will be produced. Water will be produced. Now in this case ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। पहली केस अगर आप पहली बात इसको पहले से देखोगे तो इट्स रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन रिवर्सिबिलिटी को आप चेक कर सकते हो अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे या इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे। ठीक है, यानी अगर आप ली चार्टियर प्रिंसिपल के हिसाब से देखोगे, अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को ज्यादा लोगे
और किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो आपको यील्ड ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर आप वाटर को रिमूव करोगे तो उससे यील्ड इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारे लिए भी आसान होता है। जिस डिवाइस में हम एस्टरिफिकेशन करते हैं, एक फ्लास्क होती है, उसका नाम है डीवार फ्लास्क, और डीवार फ्लास्क से हम वाटर को रिमूव करते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बोलेंगे कि सर हमें बताइए कि अगर यहां पे ये एसिड है तो इसका OH जा रहा है, ठीक है, और अगर ये हमारे पास अल्कोहल है तो इसका H जा रहा है। ये तो रिवर्स हो गया, क्योंकि एसिड जनरली H पॉजिटिव देता है, और अगर ये H पॉजिटिव देता है तो इसका मतलब ये है कि ये देना चाहिए था H पॉजिटिव, ये देना चाहिए था OH। तो हम असल में इस रिएक्शन में होता क्या है, एक बात याद रखें, अगर अल्कोहल किसी भी रिएक्शन में बेस या न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, उसे केस में हमेशा इसका OH बॉन्ड ब्रेक करता है। या फिनॉल किसी भी रिएक्शन में बेस या न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो इसका OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगी, और उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। और यहां पे जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। और एस्टर्स की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, जैसे आपने कभी फ्रूटी तो लिया होगा, उसी के जैसे इसकी स्मेल होती है। तो हम इस रिएक्शन को मेजर करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी से methyl acetate, it's called as, by the formation of what we say as a methyl acetate, which is reaction is measured in terms of the smell that actually detects the completion of the reaction and all that. So let's try to understand that how this reaction happens and what's the reason that in case of acids it's the OH bond which breaks, while as in case of alcohol the H positive is released. Let's try to understand this how it happens. ये देख लीजिए होता क्या है, इस रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं। हमारे पास लेट अस सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम पहले जो है इसको H पॉजिटिव देते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, जो कि HCl से भी आएगा एज ए गैस। उस टाइम पे इसको फिशर सुपियर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। नॉर्मली हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए होता क्या है कि आपको पता है ऑलरेडी यहां पे रेजोनेंस है। जब हम इसको एसिटिक यानी H2SO4 डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे ये अटैक करता है, और अटैक करने के बाद इस ऑक्सीजन पे इस वाले एंड, क्योंकि ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज होगा अगर इसका हाइब्रिड आप देखोगे, और आपको यहां पे CH3C डबल बॉन्ड OH विद अ पॉजिटिव चार्ज देन OH here। अब उसकी वजह से क्या होगा, हर कोई स्टेप जो है यहां पे रिवर्सिबल है। इसकी वजह से इसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, और ये जो फाइनली है ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और उसकी वजह से आपको नेक्स्ट में ए टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन मिलेगा, जो कि हमारे पास इस तरह का होगा OH विद अ पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ही ये कार्बोकेटाइन बनता है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास अल्कोहल या फिनॉल होता है, दोनों में से एक, ठीक है, आप अल्कोहल लीजिए, किसी भी अल्कोहल को लीजिए या फिनॉल को लीजिए, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो यहां पे इस पे अटैक होता है, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जब भी अल्कोहल या फिनॉल एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर को अटैक करेगा, ठीक है, उसे केस में हमेशा H positive is given and OH bond is broken, and with the result you are getting like this CH3C OH 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 and CH3, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज दैट्स प्रोड्यूस्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो ही आया उसके बाद देयर विल बी द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हमारे पास जो बेस है HSO4 जो है हमारे पास वो भी रिमूव कर सकती है, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ऐसे बनेगा CH3 COH OH एंड OCH3 बनेगा हमारे पास।
ये बन गया। उसके बाद देखिए होता क्या है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास फिर से H पॉजिटिव अटैक करेगा। H पॉजिटिव इस पे अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक होगा। अगर इस पे अटैक होगा तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन विल बी रिवर्स। लेकिन हम यहां पे एस्टर बनाते हैं। अगर हम एस्टर बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए इस पे OH पे अटैक होगा। दो में से किसी भी OH पे अटैक हो सकता है। अब यहां पे देख लीजिए, जो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है वो यहां पे है, ठीक है, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन जो है वो यहां पे है। लेकिन जो ओरिजिनल अल्कोहल हमारे पास है, जो यहां पे ऑक्सीजन है, ये देख लीजिए, ये दो जो हमारे पास है, दे बिलोंग टू एसिड, और वो ऑक्सीजन इन्हीं दो पे एक पे अटैक हो जाएगा। और जो ही अटैक हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप इसको उतारना चाहेंगे तो आप उतार सकते हो। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, हमारे पास यहां पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ऐसे बनेगा, CH3 COH OH OCH3। अब यहां पे इसकी प्रोटोनेशन होके यहां पे ऐसे बनेगा, और आपको पता है इट विल बी गुड लिविंग ग्रुप, इट विल एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। फाइनली फिर से कार्बोकेटाइन बनेगा, ये CH3 COH with a positive charge and OCH3 प्लस वाटर। अब यहां पे वाटर जो है, क्योंकि एनवायरमेंट तो एसिडिक है, यहां से लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट करके ये H पॉजिटिव इसको जाएगा, और आपको सिंपली बन सकता है क्या, व्हाट वी से एन एस्टर। अब यहां पे भी आप निकाल सकते हो। आप इन दो OH को बीच में अगर आप शॉर्टकट देखना चाहोगे तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, इसको हम ऐसे भी दिखाएंगे। सिंपली आपके पास ये अभी तक पहले प्रोडक्ट आया आफ्टर द अटैक, OH OH, देन इट्स OCH3। अब ऐसा कीजिए, यहां से H और यहां से OH निकालिए, वाटर निकलेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड आने के बाद आपको गेटिंग एस्टर प्लस वाटर, दैट्स द प्रोडक्ट दैट्स ऑब्टेन। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि अल्कोहल वाला ऑक्सीजन जो है वो यहां पे है। अब देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले स्टेप में एक्सप्लेन किया कि H जो है, अल्कोहल्स आर गेटिंग रिलीज्ड विद एन H, और ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है यहां पे प्रोटोनेशन होके या तो इस पे या इस पे OH रिलीज करेगा। तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में OH रिलीज होता है, और अल्कोहल के केस में H पॉजिटिव रिलीज होता है। और जब भी अल्कोहल्स एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स करेंगे, या फिनॉल विल बी एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, इन बोथ द केसेस देयर विल बी द रिलीज ऑफ व्हाट वी से एन H पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आप इस रिएक्शन को शॉर्टकट के थ्रू ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH CH3 OH। अब मुझे बताइए इस रिएक्शन में अल्कोहल्स विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। जब भी अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट करेंगे, देयर OH बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड H पॉजिटिव इज रिलीज्ड। और यहां से इसको तोड़िए, प्लस माइनस, ठीक है, फिर इसको इसके साथ कंबाइन कीजिए, इसको इसके साथ कंबाइन कीजिए, तो आपको वाटर प्लस व्हाट वी से एज एन एस्टर मिलेगा। तो दैट्स द प्रोडक्ट दैट्स ऑब्टेन इन दिस केस। सो यू विल हैव अ प्रोडक्ट लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस वाटर। इसका मतलब है कि अगर आप रेडियो एक्टिव डेटिंग करेंगे, मान लीजिए आपने इसको लिया 18, तो ये 18 जो है ये डायरेक्टली यहां पे अपीयर करेगा। इसी से हमें पता चला कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है। जब हमने इसको डेट किया यानी इसको रेडियो एक्टिव अगर हमने बनाया, तो उसकी वजह से हमें पता चला कि ये ऑक्सीजन कहां पे अपीयर होता है। क्या ये वाटर में अपीयर होता है? अगर वाटर में अपीयर होता तो शायद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होता, लेकिन अगर ये इसके केस में इस यहां पे अपीयर होता है, तो इसका मतलब यह है कि वाटर में अपीयर नहीं होता है। तो इसका मतलब यह वाटर में ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, उसके बाद H2O प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द व्हाट वी से एज रिएक्शन ऑफ alcohols or phenols with carboxylic acids. They liberate water and the reaction is reversible, and such a reaction is called as esterification, in which OH bond breaks and H positive is released, acting as
नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है और आपने इसको ट्रीट किया अल्कोहल या फिनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज अ बेस, पायरिडीन एज अ बेस, तो रिएक्शन कैसे होगी? यहां पे ये देख लीजिए कि एक बार फिर से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, फिर से ये इसको अटैक करेगा और जब भी अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल व्हाट बॉन्ड विल बी ब्रोकन, OH बॉन्ड विल बी ब्रोकन। और जब भी टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कार्बोनाइल के केस में जब भी पहले एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद जब टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज प्रोसीड्स विद एन एलिमिनेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है इसको आप ब्रेक कर सकते हो प्लस माइनस, इसको आप माइनस प्लस, तो इसको आपस में कंबाइन कीजिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस HCl, एंड दैट HCl देखिए इसमें रिवर्सिबिलिटी तो नहीं होगी, because in this case HCl formed will be directly taken by the base, it will get neutralized by the pyridine acting as a base, और उसकी वजह से रिएक्शन विल प्रोसीड मोर ऑफ द फॉर्मेशन विद द एस्टर्स। तो अगर वहां पे रिवर्सिबिलिटी है उस रिएक्शन को आप यहां पे चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास एसिटिक अनहाइड्राइड है, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3, और अगर आपने इसको ट्रीट किया CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, yet the reaction will be what we say as a reversible। चाहे आपने फिनॉल लिया या अल्कोहल लिया, दोनों में से किसी को भी लीजिए, फिर से वही चीज यहां पे या तो इस सेंटर पे अटैक होगा या इस सेंटर पे अटैक होगा, इसको अटैक कराइए, यहां से ये शिफ्ट करेगा, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे फिर से एस्टर बनेगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके आपको एसिड मिलेगा, तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O OH मिलेगा। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि आपको ऑब्टेन हो सकते हैं अगर आपने एसिटिक अनहाइड्राइड को ट्रीट किया विद व्हाट वी से अ फिनॉल एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड येट अगेन द रिएक्शन रिमेन्स सेम, और इफ यू ट्रीट फिनॉल विद व्हाट वी से एज सिमिलरली अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल को अगर आप ट्रीट करोगे, फिनॉल के पास OH है, अगर आप इसको ट्रीट करोगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज अ बेस, सो व्हाट विल हैपन इज phenol will attack here, and with the result what will be there it will, you have the positive here, negative here, so you may combine with this, and once you will combine it act as a nucleophile, and with the result what will happen is you will get this product. See what is happening, OC double bond OCH3, this whole group is called as acetyl group, that means you are replacing H with an acetyl group when you combine this with what we say as acetyl chloride और एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है, तो आपको एक एसिटाइल ग्रुप H के बदले में मिलता है, तो दिस कॉल्ड एज एसिटाइलेशन और असाइलेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन और असाइलेशन। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस इज दैट इफ यू ट्रीट विद दिस एज AlCl3 के साथ, अगर आप इसको ट्रीट करोगे AlCl3 के प्रेजेंस में इसका रीअरेंजमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये ग्रुप जो है ये माइग्रेट करता है इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, और यहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है, वो यहां पे पहुंचता है, तो आपको दो प्रोडक्ट्स इसके मिल सकते हैं, यानी वन प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ईदर दिस विल माइग्रेट टू दिस वेरी प्लेस विथ C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, या तो इस जगह पे आएगा, और you will have the product like this. So the same molecule migrates into two types, here OH and its C double bond OCH3. This is called as Fry's rearrangement, but this happens in presence of AlCl3 and heat. Once you heat it, ठीक है, this acts, there occurs rearrangement from this position to this or this position, and with the result there occurs migration and hence the product is produced as ortho and para. This is called as Fry's rearrangement. सिमिलरली एक और रिएक्शन जो ऑलरेडी आपने पढ़ी है
जिसमें कि आप अल्कोहल को या फिनॉल को इफ यू ट्रीट दिस विद RMGX, याद कीजिए ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट का रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, ठीक है। मुझे बताइए क्या हो जाएगा। ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट में R नेगेटिव है, R नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, सो सिंपली इट विल बी रिमूविंग H positive from here and here, and with the result what will happen is this will act as what? This will act as OH bond will be broken, and hence the H positive is released, and with the result alkane is produced, and that's the product that's obtained. So we have completed the first set of the reactions involving breaking of what bond? OH bond in case of alcohols and phenol. Now we have the next set of the chemical reactions which is breaking of CO bond in case of alcohols and phenols. ये देख लीजिए। अब हम अल्कोहल्स का देखते हैं। अल्कोहल्स के केस में अल्कोहल्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ व्हाट बॉन्ड? CO बॉन्ड। देख लीजिए जनाब, ये नेक्स्ट पार्ट, यानी अगर आप यहां पे देखते हो, अगर आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल्स के लिए, ठीक है। CO बॉन्ड फिनॉल के केस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, इज इट क्लियर? तो यहां पे हम मेनली इसको डिस्कस करते हैं इन रिलेशन विद व्हाट? अल्कोहल्स। तो ऑलरेडी हमने ये चीज डिस्कस की, याद है आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी है, यानी ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड दैट इज CO बॉन्ड, ठीक है। आपने ये रिएक्शन तो पढ़ी होगी, HX वाली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद HX, जिसमें कि अल्काइल हैलाइड बनता है। आपने HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो याद तो होगा आपको, ZnCl2 पढ़ा होगा, SN1 SN2। आपने PCl5 को तो देखा होगा, PCl3 और PCl5 और SOCl2, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस जो हैं दे इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इन द चैप्टर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स यू कैन गो थ्रू दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 9796388402 है, उस पर अगर आपको कहीं पे भी इनमें प्रॉब्लम आती है या पिछला कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन एक्चुअली मैसेज मी। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है आप मुझे उस बारे में पूछ सकते हैं, या कहीं भी कोई भी टॉपिक आपका रह गया हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो CO बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब हमारे पास एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है और दूसरा ऑक्सीडेशन, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस, एंड विद दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द अल्कोहल्स। देन फिनॉल्स के लिए एक लेक्चर और उसके बाद ईथर्स, ठीक है। ईथर्स के लिए आई थिंक 1 more लेक्चर, तो उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद कार्बोनाइल कंपाउंड।